नमस्कार बच्चों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका एक साइंस क्लास में। तो बच्चों हम 13 लेसन पढ़ रहे थे, इसका नाम है ध्वनि। देखो बच्चों, कल हमने ध्वनि के अंदर पढ़ा था विभिन्न प्रकार के ध्वनि किस प्रकार से उत्पन्न होती है, कंपन किसे कहते हैं, विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्रों के बारे में पढ़ा था। ये वाद्य यंत्र जो होते हैं, उन वाद्य यंत्रों के कौन कौन से भाग से ध्वनि उत्पन्न होती है, इन सभी चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम बच्चों ये पढ़ने जा रहे हैं कि ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता। तो क्या सही में ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है? बिल्कुल होती है। तो ध्वनि का संचरण जो है ठोस में भी होता है, द्रव में भी होता है और गैस में भी होता है। लेकिन आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा है कि मैम हमें तो समझ नहीं आ रहा कि ठोस में ध्वनि का संचरण किस प्रकार से होता है, द्रव में किस प्रकार से होता है और गैसेस में किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले यदि हम देखें कि गैसेस में जो है ध्वनि का संचरण किस प्रकार से होता है, तो गैसेस के अंदर ध्वनि के संचरण का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है कि यदि हम वायु के अंदर कि यदि हम चंद्रमा पर जाएं तो चंद्रमा पर जो है ध्वनि का संचरण नहीं होता। हमें जो है चंद्रमा पर यदि हम जाएं और अपने मित्र को आवाज़ लगाएं तो हमें जो है उसकी ध्वनि नहीं सुनाई देती या हम नहीं सुन पाते किसी को भी चंद्रमा पर। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि वहाँ पर वायु नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया कि निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं हो सकता। तो अब निर्वात क्या है? आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा है कि निर्वात क्या है? निर्वात का मतलब ये है कि ऐसा स्थान जहाँ पर वायु ना हो, उसे हम क्या कहते हैं? निर्वात, है ना। वात मीन्स वायु, निर मीन्स नहीं, है ना। तो जहाँ पर वायु नहीं हो उस स्थान को, उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? निर्वात कहते हैं। तो इसका मतलब सीधा सा है कि इसका मतलब ये है कि वायु के अंदर ध्वनि का संचरण होता है। लेकिन अभी भी हमको समझ नहीं आ रहा, तो इसके लिए एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं कि हमने एक कांच का ग्लास लिया। जैसे आपके बुक के अंदर ये डायग्राम दे रखा है और इसी एग्जाम्पल के द्वारा समझाया है। तो हमने क्या किया, एक कांच का ग्लास लिया और कांच का ग्लास लेकर के इसके अंदर हमने उसको अंदर से पूरा पहुँच करके सूखा कर लिया और सूखा करके हमने उसके अंदर अपना मोबाइल रखा। अपने मोबाइल को रख करके हमने अपने मित्र को कुछ दूरी पर बिठाया और उसे कहा कि तुम मुझे मोबाइल पर रिंग करना। लेकिन आपने क्या किया कि उसको हाथों से अच्छी तरीके से पकड़कर मुंह से कान के ऊपर लगाया। लेकिन हमने देखा कि उस ग्लास के अंदर से हमने पूरी वायु को बाहर निकाल दिया, है ना। इस तरीके से वायु उसके अंदर प्रवेश ना करे, इस तरीके से पूरा कवर करके फिर हमने उसको कान पर लगाया। अब जब मित्र ने घंटी की तो हमने देखा कि हमको घंटी की आवाज सुनाई नहीं दी। ऐसा क्यों? क्योंकि ग्लास के अंदर वायु नहीं होने के कारण वो ध्वनि हमें सुनाई दी। लेकिन जैसे ही हमने थोड़ा हाथ को ढीला छोड़ा और जैसे जैसे वायु उसके अंदर प्रवेश करने लगी, वैसे वैसे ध्वनि की ध्वनि जो है हमें सुनाई देने लगी और मोबाइल की घंटी जो है हम आसानी से सुन पाने लगे, है ना। तो इसका मतलब ये है कि वायु के द्वारा ध्वनि का संचरण होता है। और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। जब हमारे स्कूल के अंदर जब पीरियड ओवर होता है तो जैसे ही बेल बजती है, तो जैसे ही बेल बजती है तो घंटी की आवाज, हमारी क्लासेस तो बहुत दूर दूर होती है, लेकिन कैसे हमारी क्लासेस तक घंटी की ध्वनि हमें सुनाई देती है? क्योंकि वहां से जब हथौड़े के द्वारा घंटे को बजाया जाता है या उससे जब उसको टकराया जाता है तो उससे कंपन उत्पन्न होते हैं। ये कंपन जो होते हैं वायु के अंदर प्रवेश करते हैं और वायु के अंदर प्रवेश करके ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचलित होते हैं या गति करते हैं और गति करके ये हमारे तक पहुंचते हैं, जिसके कारण हम उस ध्वनि को सुन पाते हैं और हमें मालूम चल जाता है कि अब हमारे हिंदी का पीरियड है, अब हमारे इंग्लिश का पीरियड है, हमारे मैथ्स का पीरियड है ना। तो कहने का मतलब ये है कि वायु के अंदर ध्वनि का संचरण। और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि टीचर हमें जब पढ़ाते हैं, मैम जब पढ़ाते हैं क्लास के अंदर, तो मैम तो जो है हमसे बहुत दूरी पर खड़े होते हैं, कुछ दूरी पर खड़े होते हैं। तो जब मैम बोलते हैं तो हमें मैम की ध्वनि कैसे सुनाई देती है? हम बड़े कंसंट्रेट होकर के मैम की आवाज को सुनने का प्रयास करते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि ध्वनि जो होती है वायु से संचित होती हुई हमारे कानों तक पहुंचती है और हम उसको आसानी से सुन पाते हैं। समझ में आया? तो अब हमें ये तो क्लियर हो गया कि ध्वनि का संचरण वायु के अंदर होता आसानी से होता है। अब चलते हैं क्या द्रवों के अंदर भी ध्वनि का संचरण आसानी से होता है? बिल्कुल होता है। इसके लिए भी हम एक बहुत ही अच्छा सा प्रयोग करने जा रहे हैं जो कि आपकी बुक में भी है। हमने क्या किया बच्चों, एक टब लिया और टब लेकर के उसके अंदर हमने जल भरा, 3/4 उसको जल से भर दिया और फिर हमने क्या किया, एक जो घंटी होती है हमारे घर के अंदर भगवान जी की बजाने वाली, वो घंटी हमने ली और घंटी लेकर के पानी के अंदर हमने घंटी को हाथ में पकड़कर और उस हाथ को हमने पानी के अंदर कंधे पर रख दिया और हमने क्या किया, हमारा जो कान है उस कान को हमने इस टब के जल की सतह के ऊपर रखा। ध्यान देना है कि हमको जल की सतह को छूना नहीं है हमारे कान को, है ना। ध्यान रखना है कि हमारा कान जो है वो जल की सतह को ना छुए, इतना हमें थोड़ा सा ऊपर रखना है ना।
अब हमने क्या किया, हाथ के द्वारा घंटा बजाया पानी के अंदर। जैसे ही हमने घंटी को बजाया तो हमने देखा कि घंटी से एक कंपन उत्पन्न हुए और कंपन के कारण ध्वनि उत्पन्न हुई और ये ध्वनि हमारे कानों तक पहुंची। लेकिन ये जो ध्वनि थी वायु में उत्पन्न होने वाली ध्वनि से इसकी आवृत्ति कम थी, है ना। इसकी आवाज हमें कुछ धीमी सुनाई दी। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वायु के अंदर तो जब ध्वनि उत्पन्न होती है, इसका मतलब ये है कि वायु के अंदर जब किसी वस्तु को एक वस्तु दूसरी वस्तु से टकराती है तो उससे जो कंपन उत्पन्न होते हैं उनकी संख्या अधिक होती है। जब कंपनों की संख्या अधिक होती है तो उसकी आवृत्ति भी अधिक होती है और आवृत्ति अधिक होती है तो उसका आयाम भी अधिक होता है, जिसके कारण की प्रबलता अधिक होती है और वो हमें अच्छे से सुनाई देती है। लेकिन यहाँ पर जल के अंदर, द्रव के अंदर कंपनों की संख्या कम है। कंपनों की संख्या कम होने के कारण उसकी आवृत्ति भी कम है, उसका आयाम भी कम है, तो उसकी प्रबलता भी कम होगी। इसीलिए हमको द्रव के अंदर घंटी की ध्वनि जो है कुछ धीमी सुनाई देती, लेकिन सुनाई तो देती है। इसका मतलब ये है कि द्रव के अंदर भी ध्वनि का संचरण होता है। ठीक है, अब चलते हैं बच्चों आगे। क्या ठोस में ध्वनि का संचरण आसानी से होता है? बिल्कुल होता है। ठोस में ध्वनि का संचरण किस प्रकार से होता है? इसके लिए भी हम बहुत सारे प्रयोग कर सकते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो हमारे आसपास होते ही रहते हैं डेली रूटीन में। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि हमने एक धातु का बना लंबा स्केल लिया और अपने मित्र को, इसका एक सिरा अपने मित्र को पकड़ा दिया, उसको उसके कान पे लगा दिया, है ना। उसको कहा कि हाथ से पकड़कर कान पे लगा लो और फिर हमने दूसरे सिरे पर थोड़ा सा उस स्केल को खुरचा या फिर उसको थोड़ा सा ठक ठक किया उसके ऊपर, तो हमने देखा कि हमारे मित्र को उसकी ध्वनि आसानी से सुनाई देती है। इसका मतलब ये है कि ठोस में भी ध्वनि का संचरण हो रहा है ना। स्केल तो ठोस ही है ना भाई, लेकिन धातु का है। इसी की जगह यदि मैं प्लास्टिक का लूंगी तो हमें थोड़ी धीमी ध्वनि सुनाई देगी, है ना। अब और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं, जैसे कि हमारी बुक के अंदर एक बहुत अच्छा एग्जांपल दे रखा है। जैसे कि हम एक टेलीफोन बना सकते हैं, है ना। दो धातु के डिब्बे ले सकते हैं या दो माचिस की डिब्बियां ले सकते हैं। माचिस की डिब्बिया की जो ट्रे होती है ना, उसके अंदर छेद करके और धागे बांध सकते हैं और धागे बांध करके अपने मित्र को अपनी छत पर खड़ा होने के लिए कहेंगे और अपन अपनी छत पर खड़े होंगे और दोनों आपस में उस टेलीफोन के द्वारा हम बातें कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें भी ध्वनि का संचरण आसानी से होता। तो इस प्रकार से इसका मतलब ये है कि ठोस, द्रव और गैस तीनों में ही ध्वनि का संचरण आसानी से होता है, लेकिन ठोस में ध्वनि का संचरण सबसे अधिक होता है ना। अब चलते बच्चों आगे। देखो इसके बाद हम देखते हैं कि क्या कंपन का आयाम, आवर्तकाल और आवृत्ति, क्या ये सभी एक दूसरे से संबंधित है? या फिर आवृत्ति क्या है, आवर्तकाल क्या है, आयाम क्या है, प्रबलता क्या है और ताकत क्या है ना। तो यदि हम देखें आवृत्ति, अभी मैंने आपको बताया था कोई भी वस्तु अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर गति करती है, इससे कंपन उत्पन्न होते हैं और कंपनों की संख्या को हम आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति को हर्ट्ज के द्वारा नापते हैं, है ना। इसका मतलब क्या है? हर्ट्ज, जिसको हम Hz के द्वारा शो करते हैं, है ना। अब किसी भी वस्तु की यदि कंपनों की संख्या कम होगी, किसी भी वस्तु के द्वारा उत्पन्न होने वाले जो कंपन है उनकी संख्या कम होगी तो उसकी आवृत्ति भी कम होगी, आवृत्ति कम होगी तो उसका आयाम भी कम होगा, आयाम कम होगा तो प्रबलता कम होगी और प्रबलता कम होगी तो हम कह सकते हैं कि इस तरीके से होता है। अब इसके लिए क्या हम ध्वनि उत्पन्न करने वाली विभिन्न वस्तुओं को देखे बगैर क्या उनकी ध्वनियों को पहचान सकते हैं? बिल्कुल पहचान सकते हैं। कैसे? उनके आयाम के द्वारा, उनकी प्रबलता के द्वारा, उनके तारत्व के द्वारा पहचान सकते हैं, है ना। जैसे हमारे यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है प्रबलता और तारत्व को पहचानने के लिए। जैसे क्या किया है कि एक धातु का ग्लास लिया है, धातु का ग्लास लेकर के और धातु का ही चम्मच लिया है और धातु के चम्मच से धातु की ग्लास की जो ऊपर वाली किनार है, उसकी जो दीवार की ऊपर वाली किनार है उसके ऊपर जो है वो उससे पीटा है। जैसे ही पीटते हैं वैसे ही उसमें कंपन उत्पन्न होते हैं और कंपन उत्पन्न होते हैं तो उससे कंपन से क्या बनती है? आवृत्ति बनती है। और आवृत्ति अगर हम तेजी से उसको प्रहार करेंगे, जोर से जब पीटेंगे चम्मच से ग्लास की दीवार को, किनार को, तो हम देखते हैं कि उससे अधिक मात्रा में कंपन उत्पन्न होंगे, जिससे उनकी आवृत्ति भी अधिक होगी, उसकी प्रबलता भी अधिक होगी, वो ध्वनि हमें तीव्र जो है वो लगेगी और अच्छी तरीके से सुनाई देगी। लेकिन यदि मैं कहूँ कि मैंने क्या किया, एक धागा लिया, उससे एक थर्मोकोल की बॉल बांधी और फिर मैंने इस धातु की ग्लास की किनार पर उस थर्मोकोल की बॉल को टकराया, तो क्या उससे उतनी ही ध्वनि हमें सुनाई देगी जैसे कि हमने चम्मच से टकराया था तब ध्वनि उत्पन्न हुई थी? नहीं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जब थर्माकोल की बॉल को जब हम ग्लास की दीवार की किनार से टकराते हैं
तो हम देखते हैं कि उससे उत्पन्न होने वाले कंपनों की संख्या भी कम होती है। कंपन ही कम उत्पन्न होंगे तो उसकी आवृत्ति कम होगी, आवृत्ति कम होगी तो उसकी प्रबलता भी कम होगी। इसके कारण वो ध्वनि हमें बहुत ही धीमी सुनाई देगी, है ना। तो इसका मतलब ये है कि ध्वनि की प्रबलता जो है ध्वनि उत्पन्न करने वाले कंपनों के आयाम पर निर्भर करती है, कंपनों की संख्या पर निर्भर करती है, उसकी आवृत्ति पर निर्भर करती है। समझ में आया? तो ध्वनि की प्रबलता किन किन चीजों पर निर्भर करती है? कंपनों की आवृत्ति, उसका आयाम, है ना, और कंपनों की संख्या पर ही उसकी प्रबलता निर्भर करती है। अब देखो यहाँ पर, जैसे फॉर एग्जाम्पल, यदि हम किसी वस्तु का आयाम दुगना कर दें तो उसकी प्रबलता कितनी होगी? उसकी प्रबलता 4 गुनी हो जाएगी, है ना, क्योंकि आयाम जितना होगा उससे प्रबलता जो होती है जस्ट डबल हो जाती है ना। तो अब यहाँ पर देखिए, आपके यहाँ पर बुक के अंदर एक सारणी हमें दी है जिसके अंदर बताया है कि विभिन्न, जैसे कि हम श्वास लेते हैं, जब हम ब्रीथ करते हैं तो उस समय हमारी ध्वनि की प्रबलता कितनी होती है? तो 10 डेसिबल के आसपास होती है ना। इसके अलावा जब हम नॉर्मल बात करते हैं, है ना, नॉर्मल बात करते हैं तो उस समय ध्वनि की प्रबलता कितनी होती है? 60 डेसिबल होती है। और यदि मैं कहूँ आपको कि जब हम अपने मित्र के कान में धीरे धीरे फुसफुसाते हैं या कान में कोई बात कहते हैं तो उस समय जो हमारी ध्वनि की प्रबलता होती है वो कितनी होती है? वो 30 डेसिबल होती है ना। तो इसी प्रकार से यदि यातायात की बात करें, जैसे कोई ट्रक जा रहा है, कोई गाड़ी जा रही है, कोई बाइक जा रही है, कोई ट्रेन आ रही है, तो उसकी ध्वनि की प्रबलता कितनी होती है? उसकी प्रबलता जो होती है 70 डेसिबल के आसपास होती है, जो कि हमें इरिटेटिंग लगती है। हम लगातार उस एटमॉस्फेयर में नहीं रह सकते, है ना। थोड़ी देर के लिए हम एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन लगातार लंबे समय तक हम इस ध्वनि में नहीं रह सकते और हमारे लिए ठीक भी नहीं है ना। इसके साथ साथ फैक्ट्रियों की बात करें तो फैक्ट्रियों के अंदर विभिन्न प्रकार की जो मशीनरी चलती है तो उनकी ध्वनि की प्रबलता जो होती है वो 80 डेसिबल के आसपास होती है। तो ये भी बहुत अधिक होती है, लगातार हम लंबे समय तक फैक्ट्रीज में भी नहीं रह सकते, है ना। तो अब हमें क्या करना चाहिए? इसका मतलब ये है कि हम कितनी प्रबलता की ध्वनि को सुन सकते हैं। आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा है कि मैम कितनी डेसिबल की ध्वनि को हम सुन सकते हैं, या नॉर्मल जो होती है कितनी डेसिबल की ध्वनि जो होती है वो हमारे लिए कंफर्टेबल होती है? तो मैं कहूँगी 45 से लेकर 50 डेसिबल की जो ध्वनि होती है वो हमारे लिए मतलब नॉर्मल रहती है या कंफर्टेबल रहती है। इसके अंदर हम आसानी से जो है आपस में बातचीत कर सकते हैं या वो हमें अच्छी लगती है, कंफर्टेबल लगती है ना। तो हम कह सकते हैं इस प्रकार से हमने पढ़ा। अब देखो बच्चों, एक चीज हम तारत्व के बारे में भी पढ़ेंगे। तारत्व क्या होता है? देखो, तारत्व का मतलब क्या है कि जब ध्वनि तीखी होती है, सुरीली होती है, तो उसका तारत्व अधिक होता है। यानी कि जब ध्वनि की कंपनों की संख्या अधिक होगी, आवृत्ति अधिक होगी, ध्वनि तीखी होगी, सुरीली होगी, तो उसका तारत्व अधिक होगा। और जब ध्वनि की आवृत्ति अ, कम होगी, कंपनों की संख्या कम होगी, है ना, और ध्वनि मोटी होगी, तो उसका तारत्व क्या होगा? कम होगा। जैसे एक एग्जाम्पल कि शेर की दहाड़ और कोयल की आवाज। यदि कोयल की आवाज और शेर की दहाड़ की मैं बात करूं तो इसके अंदर किसकी ध्वनि की प्रबलता अधिक होगी? बताओ, किसका तारत्व अधिक होगा? तो प्रबलता की बात करूं जब तो शेर की दहाड़ की प्रबलता अधिक है, लेकिन तारत्व की बात करूं तो कोयल की जो आवाज है सुरीली होती है, तीखी होती है, इसीलिए उसका तारत्व अधिक होता है, जबकि शेर की दहाड़ जो होती है उसका तारत्व कम होता है ना। तो इस प्रकार से हम बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे आपकी बुक के अंदर एक एग्जाम्पल दिया है कि एक तो ढोल बज रहा है और एक सीटी बज रही है, बताओ दोनों में से किसका तारत्व अधिक होगा? सीटी का, ऑब्वियस है ना, क्योंकि सीटी की आवाज हमें अच्छी भी लगती है और सुहानी लगती है, तीखी होती है, सुरीली होती है, तो उसका तारत्व अधिक होगा, है ना। जबकि ढोल जो होगा डम डम डम, है ना, उसकी प्रबलता अधिक है, उसका तारत्व कम होगा, है ना। अब चलते हैं बच्चों, विभिन्न प्रकार की ध्वनियों के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि ध्वनिया जो होती है 3 प्रकार की होती है: श्रव्य ध्वनिया, अश्रव्य ध्वनिया और पराश्रव्य ध्वनिया। देखो, श्रव्य ध्वनिया किसे कहते हैं? श्रव्य ध्वनिया जो होती है वे ध्वनिया जिनको हम आसानी से सुन पाते हैं वो क्या कहलाती है? श्रव्य ध्वनिया कहलाती है। जैसे अभी भी आपको समझ में नहीं आया तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि वे ध्वनिया जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है, इस आवृत्ति की ध्वनियों को हम आसानी से सुन पाते हैं, ये हमारे लिए कंफर्टेबल होती है, इन्हें हम श्रव्य ध्वनिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, मनुष्य, हम सुन पाते हैं इसको, जीव जंतु ये भी सुन पाते हैं, है ना। अब अपश्रव्य ध्वनिया क्या होती है? तो अपश्रव्य ध्वनिया जो होती है 20 हर्ट्ज से
कम आवृत्ति की जो ध्वनिया होती है उसे हम क्या कहते हैं, अपश्रव्य ध्वनिया। और अपश्रव्य ध्वनिया जो है कौन सुन पाते हैं, अपश्रव्य ध्वनिया को जो है हाथी सुन पाते हैं, बैल सुन पाते हैं, चमगादड़ सुन पाते हैं, है ना, इसके साथ साथ कुत्ते सुन पाते हैं, है ना, तो ये अपश्रव्य ध्वनिया कहलाती है। अब चलते हैं पराश्रव्य ध्वनिया क्या होती है। पराश्रव्य ध्वनियों की बात करें तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की जो ध्वनिया होती है वो क्या कहलाती है, पराश्रव्य ध्वनिया कहलाती है। पराश्रव्य ध्वनिया जो होती है कुत्ते भी सुन पाते हैं, है ना, और पुलिस की जो विसिल होती है इससे पराश्रव्य ध्वनि की आवाज निकलती है ना, इसीलिए इसको कुत्ते आसानी से सुन पाते हैं। जब चोर आता है, पुलिस आती है, तो फटाफट से कुत्ते सारे भागते इधर से, है ना, क्यों, क्योंकि पराश्रव्य ध्वनिया उनकी विसल से बचती है और जिससे कि उनको आसानी से पहचान में आ जाती है। पराश्रव्य ध्वनि को सुन पाते हैं और जल्दी से भागते चोर की तरह, है ना, और कुत्तों को ट्रेन भी किया जाता है इसके लिए, है ना। अब देखो एक और चीज है बच्चों, पराश्रव्य ध्वनिया जो होती है वो हमारे लिए बड़ी उपयोगी है, क्योंकि पराश्रव्य ध्वनिया का उपयोग चिकित्सा के क्षेत्र में भी किया जाता है और फैक्ट्रीज में भी किया जाता है ना। अब पराश्रव्य ध्वनिया का उपयोग चिकित्सा के क्षेत्र में कहाँ कहाँ करते हैं, आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा है। तो इसके लिए देखो इसका उपयोग तो हम कहेंगे सोनोग्राफी करने के लिए करते हैं, है ना, गर्भावस्था के दौरान लिंग का परीक्षण करने के लिए इसी का उपयोग करते हैं, पराश्रव्य ध्वनि का ही उपयोग करते हैं, है ना। सोनोग्राफी के द्वारा, सोनोग्राफी जब हम करते हैं तो पराश्रव्य ध्वनियों को ही भेजा जाता है और उसके द्वारा जो है हमें मॉनिटर के ऊपर चित्र जो है चित्रित हो जाता है और इस तरीके से हम पता कर सकते हैं कि गर्भ में जो है वो शिशु जो है लड़की है या लड़का है, इसके बारे में हम पता कर सकते हैं, है ना। इसके साथ साथ यदि हमारे शरीर के अंदर किसी भाग में कोई ट्यूमर हो गया है, कोई गांठ हो गई है, तो इसका पता लगाने के लिए भी हम पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग कर सकते हैं। और भी हम कर सकते हैं, जैसे यदि हमारे शरीर में पथरी हो गई है ना, और यदि वो पथरी छोटी है तो उसको डिजोल्व करके जो है वो निकाला जा सकता है, तो हम पराश्रव्य ध्वनियों के द्वारा उसको डिजोल्व करके शरीर से बाहर निष्कासित कर देते, है ना। चिकित्सा के क्षेत्र में इसका उपयोग विशेष रूप से होता है। इसके साथ साथ शरीर के किसी भी इंटरनल ऑर्गन को यदि उसका प्रतिबिंब अच्छे से देखना है, उसका कोई अध्ययन करना है, तो उसके लिए भी डॉक्टर्स जो होते हैं, वो चिकित्सक जो होते हैं, इसका उपयोग करते हैं पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग। इसके अलावा फैक्ट्रीज जो होती है वहाँ पर बड़ी बड़ी मशीनरीज होती है और इन मशीन को साफ करने के लिए भी पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार बच्चों आज हमने मेटल ट्यूब गर्म पढ़ा, आपको अच्छा लगा होगा। आज हमारी क्लास यही कंप्लीट होगी। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट